एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्रैश कोर्स करा दूंगी यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 का क्रैश कोर्स लेके मैं अभी प्रेजेंट हूँ आपके सामने। पीडीएफ में नहीं बना पाई क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो जल्दी से आप लोग इसको वॉइस के थ्रू लीजिए और इससे आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा एंड आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले जो हमारे थिंकर हैं क्लासिकल में जो है वो है इमानुएल दुर्खीम। तो दुर्खीम की सबसे फेमस थियरी है सामाजिक तथ्य की, और इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है? समाज पे। इन्होंने हर चीज में समाज को उत्तरदायी माना, चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे वो श्रम विभाजन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर चीज में इन्होंने माना कि उत्तरदायी कौन है? समाज। समाज ही सर्वोपरि है, क्योंकि समाज जो है वो सुई जेनेरियस है, स्वतः उत्पन्न है। समाज ही वास्तविक देवता है। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने पहला सिद्धांत दिया आत्महत्या का। तो आत्महत्या के सिद्धांत में इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई। 2 प्रकार इन्होंने बताए सामाजिक संबंधों के आधार पर, 2 प्रकार बताए सामाजिक नियंत्रण के आधार पर। तो सामाजिक संबंधों के आधार पर इन्होंने बताया अहमवादी और परार्थवादी। जब सामाजिक संबंध बहुत दूरी के होंगे तो अहमवादी होगी, जब निकटता के होंगे तो परार्थवादी होगी। और सामाजिक नियंत्रण के आधार पर इन्होंने दो प्रकार बताए। तो जब सामाजिक नियंत्रण नियम बिल्कुल नहीं होंगे तो एनोमिक सुसाइड होगी। जब सामाजिक नियम बहुत अधिक थोप दिए जाएंगे व्यक्ति पर तब कौन सी होगी? भाग्यवादी होगी। ठीक है। तो ये 4 प्रकार इन्होंने बताए व्यक्ति, और इन्होंने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना माना है जिसके पीछे सामाजिक कारक निहित होते हैं। तो यदि कारक पूछता है तो आप क्या करेंगे? सामाजिक लगाएंगे। अगर घटना पूछता है तो चूंकि कृत्य तो व्यक्ति ही करता है, वो जानबूझ के ऐसा कृत्य करता है कि उसका जीवन चला जाए, तभी तो आत्महत्या है, ऐसा इन्होंने अपनी परिभाषा में दिया है। ठीक है। तो व्यक्तिगत घटना, सामाजिक प्रघटना। इसके बाद दुर्खीम ने क्या चीज दी है? इसके बाद दुर्खीम ने बताया है सामाजिक तथ्यों को। तो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? सामाजिक तथ्य दुर्खीम ने कहा कि हमारे सोचने, हमारे अनुभव करने, हमारे कार्य करने के तरीके, ठीक है, जो हमसे बाह्य हैं लेकिन हम जिनको मानने के लिए बाध्य हैं। तो जो भी चीज हमने सोची, हमने कार्य करी, हमने अनुभव करी, फिर वो हमसे बाह्य हो गई। अब हमने काम करके वो उस चीज को छोड़ दिया, तो पूरा समाज जब उसको मानने लगा तो उसमें क्या हो गई? बाध्यता हो गई। अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी 2 विशेषताएं बताई इन्होंने, बाह्यता और बाध्यता, और तीसरा इन्होंने बताया था सामान्यता। ठीक है, क्योंकि ये सभी जगह पे पाए जाते हैं। उसके बाद सामाजिक तथ्य को इन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य, समाज में जो कुछ भी है वो सब कुछ सामाजिक तथ्य है, बशर्ते कि वो अवलोकनीय हो, वैज्ञानिक विधि के द्वारा उसका मापन किया जा सके। मतलब जो कुछ भी अवलोकन योग्य है, जो कुछ भी मापन योग्य है, जो कुछ भी वैज्ञानिक विधि से जिसका परीक्षण किया जा सकता है, वो सभी चीजें समाज में व्याप्त हैं, और वो सभी चीजें क्या है? सामाजिक तथ्य है अकॉर्डिंग टू दुर्खीम। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि धर्म का व्याख्या करी। तो धर्म को इन्होंने बताया कि जो धर्म है ये पवित्र और अपवित्र से मिलकर के बना है। पवित्र को उन्होंने कहा टोटम, और अपवित्र को कहा इन्होंने प्रोफेन या फिर टैबू। जितनी भी पवित्र वस्तुएं हैं, जो भी संस्कृति से रिलेटेड हैं, अभौतिक वस्तुएं हैं, वो सब टोटम में आती हैं। टोटम क्या है? टोटम स्वयं एक समाज का ही रूप है। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वृक्ष हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें सामूहिक चेतना आ जाए, जिसको समाज मान्यता दे दे कि ये चीज सही है, तो वो टोटम हो जाएगी, वो पवित्र मान ली जाएगी। और जिसको समाज निषेध करता है कि ये चीज नहीं करनी है, तो और जैसे कि भौतिकतावादी चीजें जितनी भी हैं, तो वो सब टैबू आएंगी, वो प्रोफेन में मानी जाएंगी। ठीक है। तो टोटम टैबू के आधार पर इन्होंने धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या कर दी। उसके बाद इन्होंने समाज में श्रम विभाजन बताया। श्रम विभाजन को इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन क्यों होता है? क्योंकि सभी व्यक्ति सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर सके। श्रम विभाजन का परिणाम क्या होता है? विशेषीकरण हो जाता है और अन्योन्याश्रितता बढ़ती है। श्रम विभाजन ही वर्तमान समाज में एकता का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि जब एक ही व्यक्ति एक काम को कर पा रहा है तो वो दूसरे काम के लिए दूसरे पे डिपेंड होगा। जैसे कि आप समाजशास्त्र में अच्छे हो बट आपको मैथ भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, तो आप दूसरे पर्सन से इंटरकनेक्टेड होगे, उस पर निर्भर होगे, तो इससे क्या होगा? एकता बनी रहेगी। तो वर्तमान समाज में इन्होंने ये एकता बताई सावयवी, और प्राचीन समाजों में एकता बताई यांत्रिक। 2 प्रकार की एकता, एक पहली यांत्रिक, दूसरी बताई सावयवी। तो यांत्रिक एकता, जैसे ये यंत्र यानी कोई मशीन थी वैसे जुड़े रहते थे, तो ये सरल समाजों में होता था। जो जटिल यानी कि आधुनिक समाज है, इसमें सावयवी एकता, जैसे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सभी अपने कामों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हाथ काम कैसे कर पाएंगे? जब उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पेट से। अब पेट में भी एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हम मुंह से खाना खाएंगे। अब मुंह में खाना कहाँ खाएंगे? जब भी हम हाथों से उसको ले जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही समाज में होता है कि व्यक्ति विभिन्न कार्यों के
लिए दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड होते हैं। तो अन्योन्याश्रिता यानी कि नैतिक घनत्व, अन्योन्याश्रिता को दुर्खिम ने क्या नाम दिया है? नैतिक घनत्व। तो नैतिक घनत्व के आधार पर वर्तमान समाजों में एकता बनी रहती है। और प्राचीन समाजों में एकता कैसे होती थी? सामूहिक चेतना के आधार पर, ठीक है। तो प्राचीन समाजों में सामूहिक चेतना अधिक थी और वर्तमान समाजों में नैतिक घनत्व अधिक है। ओके, ये क्लियर हुआ? तो ये हुआ दुर्खिम का। इसके अलावा दुर्खिम ने धार्मिक अनुष्ठानों के प्रकार की भी बात करी है, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है इन्होंने, सामाजिकरण को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाला एक प्रोसेस बताया है इन्होंने, सांख्यिकी का सबसे पहले इन्होंने यूज किया है, प्रत्यक्षवाद जो कॉम्पटन ने दिया था उसको वास्तविकता में इन्होंने ही यूज किया है, प्रत्यक्षवाद के वास्तविक पिता यही माने जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी दुर्खिम के बारे में। अब हम जल्दी से देख लेते हैं वेबर का। तो वेबर ने क्या चीज करी है? तो वेबर ने किया है स्टेटस ग्रुप की बात करी। इन्होंने बताया कि जो वर्ग हैं, वर्ग हमारी जीवन शैली से बनते हैं। वर्ग को इन्होंने कहा स्टेटस ग्रुप, ठीक है। तो वर्ग को इन्होंने कहा कि ये हमारी लाइफ स्टाइल से मिलकर के बनते हैं, जिसकी जैसी लाइफ स्टाइल होगी उसका वैसा ही वर्ग होगा। यानी कि वर्ग का निर्धारण कौन करता है? बाजार करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल करती है। लाइफ स्टाइल और लाइफ चांसेस की बात वेबर ने करी है। वेबर ने वर्ग संघर्ष की सिद्धांत को नकार दिया और कहा कि वर्ग संघर्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि वर्ग प्रतिस्पर्धा होती है। वर्गों में आपस में कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो परिवर्तन होता है इसके पीछे कौन से कारक निहित होते हैं? तो इसके पीछे होते हैं धार्मिक कारक, या फिर हमारे धार्मिक विचार, हमारी धार्मिक आस्थाएं निहित होती हैं, हमारे जो एथिक्स होते हैं वो निहित होते हैं। जब हमारे एथिक्स में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। तो जैसे इन्होंने 8 प्रमुख धर्मों की जो इन्होंने अध्ययन किया था, तो उसमें इन्होंने क्या बताया था कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो कैसे होता है? तभी होता है जब एथिक्स में परिवर्तन होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक है वो क्या है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि परिवर्तन जो पूंजीवाद है वो वहां पे जल्दी आया, जबकि बाकी जो धर्म थे वहां पे ये चीजें नहीं थी और उनमें फिर जो पूंजीवाद है वो नहीं आ पाया। इसके बाद इन्होंने बताया है कि समाज में हमको अगर समाज का अध्ययन करना है तो क्या करना है? हमको वॉस्टेहन मेथड यूज करना पड़ेगा। वॉस्टेहन मेथड मतलब कि कोई ऐसी विधि, हमारे जो समाज परक विधि, वॉस्टेहन मेथड के थ्रू जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम पहले कर्ता के दृष्टिकोण से घटना को देखेंगे, फिर समाज के दृष्टिकोण से घटना को देखेंगे, मतलब जिसने काम किया है उसने क्यों किया पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, फिर समाज क्या बोल रहा है कि उसने क्यों काम किया ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले कर्ता का दृष्टिकोण, फिर समाज का दृष्टिकोण, फिर उन दोनों को मिला करके जो हमारा समाजपरक दृष्टिकोण बनेगा वो होगा हमारा वर्स्टेहन मेथड, ठीक है। वर्स्टेहन मेथड के थ्रू ही हम समाज में सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि आइडियल टाइप का यूज करना चाहिए। आइडियल टाइप क्या है? आइडियल टाइप कोई आइडियल नहीं है, बल्कि हमारे विचारों से निर्मित होता है, हमारे आइडियाज से निर्मित होता है। ये कोई ढांचा हो जाता है, किसी भी घटना का खाका बना लेना अपने दिमाग में, कोई ब्लूप्रिंट बना लेना। मतलब कोई भी घटना घटी है तो हमने अपने विचारों में उस घटना का ब्लूप्रिंट बना लिया, वो वास्तविकता में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब कि उसको नकारा जा सकता है वो प्रेजेंट हो सकता है वो ना प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये आदर्श नहीं होती है। इसके बाद इन्होंने नौकरशाही की बात करी। नौकरशाही को उन्होंने संस्तरणात्मक व्यवस्था बताया है और इसमें लिखित नियम होते हैं, जो पद होता है अवैयक्तिक होता है, फाइल व्यवस्था होती है, सब कुछ अमौखिक संचार होता है, मौखिक में कुछ भी मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें इन्होंने बताई हैं। इसी के आधार पर इन्होंने लौह पिंजरे का नियम बताया है कि सब कुछ तार्किकता के आधार पर कैद होता जा रहा है। इसके बाद इन्होंने पावर और अथॉरिटी में शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 4 प्रकार। कौन कौन से शक्ति? एक तो परंपरागत हो गया, दूसरा क्या बताया इन्होंने? तार्किक बता दिया है, तीसरा क्या बताया है? वैधानिक बता दिया है। एक हो गया परंपरागत, दूसरा हो गया आपका वैधानिक, और तीसरा आपका हो जाता है चमत्कारिक, और चौथी शक्ति का प्रकार है दमनात्मक शक्ति, ठीक है। तो 4 शक्ति के प्रकार बताए हैं। इसी के आधार पर इन्होंने सत्ता के भी प्रकार बताए हैं। तो शक्ति क्या होती है? किसी से अपनी इच्छा बलपूर्वक मनवा लेने की क्षमता, कोई ऐसी क्षमता कि हम किसी से अपनी इच्छा को बलपूर्वक मनवा सकें। और इसी के आधार पर जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, समाज उसको वैध मान लेता है, तो सत्ता के 3 प्रकार बताए, एक परंपरागत, एक तार्किक यानी कि
वैधानिक, और तीसरी बताई है इन्होंने चमत्कारिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता किसी पर्सन में निहित होती है, जब वो पर्सन नहीं होता है तो वो सत्ता भी तो क्रिया के इन्होंने बताया 4 प्रकार। कौन कौन सी क्रिया के प्रकार 4 बताया? पहला तो बताया तार्किक, दूसरा बताया मूल्यांकनात्मक, तीसरा बताया भावात्मक, और चौथा बताया इन्होंने परंपरा के आधार पर जो होती है वो होती है परंपरागत। तो जो जहाँ पे हम तर्क देखते हैं, अपना तार्किक चीजें लगाते हैं, वहां पे तार्किक हो जाएगी। जहाँ हमारे मूल्यों से जुड़ा होता है मूल्यांकनात्मक, जहाँ पे हमारे संवेग आवेग आ जाते हैं, भावनाएं आ जाती हैं, वो भावात्मक हो जाएगा। जो परंपरा के आधार पर होता है वो परंपरागत होता है। अधिकारी तंत्र के 2 रूप बताए इन्होंने, वैधानिक सत्ता के रूप में और दूसरा बताया संगठन के रूप में। तो ये प्रमुख चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, इसके बाद है मार्क्स की थ्योरी। तो मार्क्स ने सारी चीजें द्वंद्व के आधार पर और भौतिकता के आधार पर बताई हैं। तो द्वंद्व की अवधारणा इन्होंने ली हीगल से, भौतिकतावाद की अवधारणा ली इन्होंने फायरबाख से, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया कि संसार में जो कुछ भी है उसमें सत्य क्या है, पदार्थ ही वास्तविक सत्य है। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी? वाद, प्रतिवाद और संवाद, और ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसी के आधार पर परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन भी होता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि समाज में सदैव 2 वर्ग रहते हैं, एक होता है शासक और एक होता है शासित। तो ये जो वर्ग होते हैं, तो इनमें हमेशा वर्ग संघर्ष रहता है। जो क्रांतियां होती हैं उन्हीं के आधार पर रूपांतरण होता है। तो इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा दी। इतिहास के 5 युग बताए। पहला बताया आदिम साम्यवाद, जहां पे कोई युग नहीं था। फिर उसके बाद दूसरा वर्ग आया कौन सा? दासत्व युग। दासत्व युग में जो एक तो अर्धदास किसान थे और दूसरे जिनके पास भूमि थी वो थे स्वामी लोग। फिर तीसरा आया सामंतवादी युग। तो उनके पास क्या था? जिनके पास भूमि थी वो लोग सामंत हो गए, और जिनके पास कुछ नहीं था, जो भूमि बटाई पे या मजदूरी पे करते थे, तो वो लोग अर्धदास किसान हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी 2 वर्ग हो गए। उसके बाद आया पूंजीवाद, जहाँ पे बुर्जुआ और सर्वहारा 2 वर्ग आए। उसके बाद 5वां वर्ग आएगा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व वर्ग, जहां पर फिर से साम्यवाद आएगा, कोई भी वर्ग नहीं रहेगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। तो ये कब होगा? जब श्रमिकों में वर्ग चेतना आएगी। श्रमिकों में वर्ग चेतना के आधार पर 2 प्रकार के वर्ग बताए इन्होंने। पहला बताया इन्होंने स्वयं में वर्ग। जब श्रमिकों में वर्ग चेतना नहीं होती है तो होता है स्वयं में वर्ग। जब वर्ग चेतना आ जाती है तो आता है स्वयं के लिए वर्ग, और जब स्वयं के लिए वर्ग बनता है तो वो लोग क्रांति करते हैं और सामाजिक रूपांतरण होता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो श्रमिक हैं वो शोषण करते हैं, जो पूंजीपति हैं वो शोषण करते हैं श्रमिकों का। जो बुर्जुआ लोग हैं ये शोषण करते हैं श्रमिकों का। कैसे करते हैं? तो ये लोग अतिरिक्त मूल्य अपने पास रख लेते हैं। अतिरिक्त मूल्य क्या है? जो लागत मूल्य है और जो बिक्री मूल्य है उसके बीच का अंतर, यानी कि लाभ। जो लाभ है वो किसको मिलना चाहिए? श्रमिक को, क्योंकि श्रमिक ने मेहनत करी है। लेकिन जो बुर्जुआ लोग हैं वो अपने पास रख लेते हैं और श्रमिक को बोलते हैं कि जो कुछ भी है वो तुम्हारे भाग्य के कारण हो रहा है। तो ये क्या है? मिथ्या चेतना है। अब मिथ्या चेतना किसके आधार पर दी जाती है? धर्म के आधार पर दी जाती है। मिथ्या चेतना के कारण क्या होता है कि श्रमिक अलगाव महसूस करता है। किससे अलगाव महसूस करता है? खुद से, क्योंकि उसको लगता है कि वो बिक्री की वस्तु है। उत्पादन प्रणाली से अलगाव महसूस करता है, उत्पादित वस्तु से अलगाव महसूस करता है, और जो उसके स्पीसीज है यानी कि साथी समूह है उनसे अलगाव महसूस करता है। ठीक है, तो वो एकदम से अलग हो जाता है इन समस्त प्रक्रियाओं से, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो है वो एक तरीके की पण्य वस्तु है। तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये उत्तरदायी होता है एलाइनेशन के लिए। तो ये चीजें प्रमुख हैं मार्क्स में। आई होप आपको इस वीडियो से काफी जल्दी रिवीजन करने में हेल्प रहेगी। ऐसे ही हम आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे और जल्दी ही बाकी के थिंकर्स भी कवर कराएंगे।